Hello, good morning everyone. I'm giving you a few minutes so that you all can join. Till then, I'm sharing your textbook. All the participants who had joined, read the chapter, whatever you have studied yesterday. In previous lecture. Okay. Is my voice is audible to everyone? Just raise your hand so that I'll know. Is it audible to everyone? Just raise your hand. Only two peoples. What about others? Okay. Till then, other participants will join. I just introduce or review your previous lecture. Okay. So in previous lecture, we just started our first chapter of civics, which is understanding diversity, in which we have seen about what is diversity. Basically, diversity क्या होती है? मैंने आपको डाइवर्सिटी की डेफिनेशन भी बताई थी. डाइवर्सिटी यानी कि वर्सेटिलिटी, ओके, वैरायटी, मतलब द प्रेजेंस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ क्वालिटीज और अ फीचर दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. देन वी हैव सीन अबाउट सोशल ग्रुप्स, यानी कि सोशल ग्रुप जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप पर्टिकुलर एक इमीडिएट ग्रुप में जो रहते हैं उसे फैमिली बोलते हैं. ये कुछ फैमिलीज़ होती है, वो एक साथ एक जगह पे मिलके रहती है सेम लिंक्स के थ्रू, उसे बोलते हैं कम्युनिटी. फिर ऐसे लार्ज ग्रुप जो एक जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं अंडर वन गवर्नमेंट, दैट इज़ कॉल्ड नेशन. ये तीन सोशल ग्रुप के बारे में देखा था. फिर हमने देखा था कि कैन पीपल हु आर डिफरेंट बी फ्रेंड्स, यानी कि ऐसे लोग जिनके वे डिफरेंट है, जिनके रिलीजन डिफरेंट है, जिनकी थिंकिंग डिफरेंट है, क्या वो दोस्त बन सकते? तो हमने बोला था कि हाँ, वो बन सकते हैं, क्योंकि लोग कोई ना कोई ऐसा रीज़न फाइंड कर ही लेते हैं कि जिसकी वजह से उन दोनों की थिंकिंग में, उन दोनों की कोई ऐसे इंटरेस्ट में, कोई वर्क में, कोई एक्टिविटी में सिमिलैरिटी हो. इसी वजह से दो लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं. हम सब में जो काम होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, बस उन्हें करने के वेज डिफरेंट होते हैं. उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, बेस्ट मतलब एग्जाम्पल लिया था कृष्णा और सुदामा की फ्रेंडशिप का. फिर हमने देखा कि डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे कम्युनिटीज़ होते हैं और इंसान होता है जो हर एक नीड अकेले खुद पूरी नहीं कर सकता. उसके लिए उसे किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है. जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं वो सिर्फ अपने फैमिली के लिए या अपने लिए फूड ग्रो नहीं करते, पर वो पूरी कम्युनिटी के लिए करते हैं. बिल्कुल वैसे ही वो अपने क्लॉथ, हेल्थ सर्विस, ऐसी कुछ अपनी नीड्स के लिए जो सिटी की टाउन कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि आपके घर में भी ऐसा होता है कि हर एक मेंबर अपना अपना अलग काम करता है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है. जैसे कि कोई घर का काम करता है तो कोई बाहर जाके अर्निंग करता है कि जिसके थ्रू वो घर की जो नीड्स है, घर की ज़रूरतें हैं, वो पूरी कर सकता है. फिर हमने देखा था कि अगर आप एक कम्युनिटी हो, जैसे कि आप कानपुर या दिल्ली जैसे ऐसे नॉन कोस्टल एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे भी समर में आपको कोकोनट्स मिल जाते हैं जो कि आते हैं केरला से, तो वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहाँ पहुँचते. यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है. इस चीज़ को बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस. फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इंटरनेशनली, यानी कि एक कंट्री भी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होता है. जैसे कि हमें फ्यूल के लिए सऊदी अरेबिया की ज़रूरत होती है, तो हमारे स्पाइसेस के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ या अदर कंट्रीज़ जो है वो यहाँ से स्पाइसेस इंपोर्ट करते हैं और हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं. तो इस तरह जो नेशन है, जो कंट्री है, वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकती है, जिसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. फिर हमने देखा कि डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमने डाइवर्सिटी और इन इंडिया के बारे में देखा.
यानी कि इंडिया में किस तरीके की डाइवर्सिटी होती है। इंडिया जो है वो काफ़ी लार्जेस्ट 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मैंने आपको बताया था इन अ जियोग्राफिकल मैनर। सो क्लाइमेटिक कंडीशन भी काफ़ी अलग अलग है, यहाँ पे काफ़ी अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। सो बेसिकली सो मच ऑफ वेराइटी आर देयर इन इंडिया। फिर हमने देखा सोशल इंस्टीट्यूशन में मैंने आपको फैमिली के रिगार्डिंग बताया था कि 2 टाइप की फैमिली होती है। फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर, सेकंड वन इज़ जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जहाँ पे या जहाँ पे जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के साथ रखते हैं, सिर्फ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, और ये ज़्यादातर सिटीज़ में देखने को मिलती है। फिर मैंने आपको जॉइंट फैमिली के बारे में बताया था। जॉइंट फैमिली यानी कि जहाँ पे चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और कुछ रिलेटिव्स के साथ मिलके एक किचन शेयर करते हैं, एक रूफ के नीचे रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट फैमिली। और ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज़ गांव में, विलेज में दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिटी में नहीं होती, पर ज़्यादातर, आई यूज़ द वर्ड मैक्सिमम, कहाँ दिखाई देती है, विलेज में। और फिर मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो हेड ऑफ द फैमिली मेल मेंबर होता है जनरली। ऐसा नहीं हर जगह, उसमें से कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट है या फिर केरला में देखिए तो कुछ फैमिलीज ऐसी है जहाँ पे वुमेन हेड ऑफ द फैमिली होती है। और ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिलिनियल फैमिली, जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है, जो हमारी प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, वो मदर टू डॉटर पास होती है। अब देखते हैं, आज कंटिन्यू करते हैं विथ लैंग्वेज। इंडिया में काफ़ी सारे, आप सबको पता होगा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे कि हम गुजरात में रहते हैं तो हम लोग गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं। वैसे ही हर एक स्टेट में अपनी अपनी लोकल लैंग्वेजेस है। और अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो मेजर लैंग्वेज, जो मेन लैंग्वेज है, वो 22 है। आप इसको, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको ऑक्यूपेशन, जिसको जगह मिली है, वो टोटल 22 है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 22 ही है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी लैंग्वेज को जगह मिली है। आप ये जो 22 लैंग्वेज है, इंडियन करेंसी की जो नोट है, कोई भी नोट देख लीजिए, फिर वो 10 रुपीज़ की हो, 20 रुपी या फिर 100 रुपीज़ की हो, उसमें 10 रुपीज़ इंग्लिश में, फिर नीचे गुजराती में, इस तरीके से ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया होता है। वो कितनी होती है, 22। और अगर डायलेक्ट्स के बारे में बोला जाए तो वो है 1625, मतलब रीजनल फॉर्म्स जिसके बोलते हैं डायलेक्ट्स। मैंने आपको ये 5th में आपको जब कल्चर वाला चैप्टर चलाया था तब आपको ये एक एक्टिविटी भी दी थी कि आपको अपने हिसाब से कुछ डायलेक्ट्स कलेक्ट करनी है और लिखनी है कि, और मैंने ये भी बताया था आपको कि कौन सी जगह है, वहाँ पे प्लेस है, वहाँ पे वो डायलेक्ट बोली जाती है। करेक्ट, मैंने ये प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया था इन लास्ट ईयर। सो बेसिकली यू ऑल आर अवेयर अबाउट डायलेक्ट होती क्या है। जैसे मैंने आप अभी छोटा ब्रीफ में बता देती हूँ। डायलेक्ट यानी कि जैसे गुजराती लैंग्वेज है तो गुजराती में सूरत में सुरती बोलते हैं, महसाना में महसानी बोलते हैं, फिर अहमदाबाद में अहमदाबादी बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, और ये एक डायलेक्ट हो गई। सारी की सारी है तो गुजराती ही, पर रीजियोनल वाइज अलग अलग टोन में कुछ वर्ड अलग उसमें ऐड होते हैं, तो ये जो सारी है उसे बोलते हैं डायलेक्ट। सो टोटल 1625 जो डायलेक्ट है वो पूरे विद इन द कंट्री बोली जाती है। द लैंग्वेज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो लैंग्वेज है इंडिया में बोली जाने, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज, साउथ इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है द्रविडियन लैंग्वेज, और नॉर्थ इंडिया में जो भी लैंग्वेज है वह संस्कृत से डिराइव की गई है। ओके, सो हियर वी आर। So beside there are other language like those spoken by tribes। काफ़ी सारे ट्राइबल पीपल है, वो भी अलग लैंग्वेज बोलते हैं। सो वो जो लैंग्वेज है ना तो वो द्रविडियन ग्रुप को बिलोंग करती है, ना ही संस्कृत ग्रुप को। सो ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रेजर, मतलब हर लैंग्वेज का अपना लिटरेचर होता है, अपना ग्रामर होता है, तो काफ़ी रिच होती है एवरी लैंग्वेज। सो हैज़ बीन, और एक लैंग्वेज है वो दूसरी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करके एक दूसरे के जो बड़े लिटरेचर है उसको हम पढ़ सकते हैं, और उसके लिए जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको भी हम समझ सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दिस इज़ एडेड ग्रेट वेराइटी टू इंडियन लिटरेचर, और इसी वजह से इंडियन लिटरेचर में भी काफ़ी वेराइटी दिखने को मिलती है।
सो बेसिकली इंडियन लिटरेचर जो है, लैंग्वेज है, उसमें भी डाइवर्सिटी है. सो this has added great variety to Indian literature. Interestingly, English, through a foreign language, is understood in all corners of the country, especially among those who are educated in that medium. Many people, especially in the cities, speak more than one language. How many language do you speak? मतलब इंग्लिश है वो पूरे इंडिया के हर एक कॉर्नर में समझी जाती है. इट इज़ अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज. जैसे कि इंडिया में अगर आप कोई भी कोने में जाओ तो हिंदी पॉपुलर है, बिल्कुल वैसे ही आज इंग्लिश भी पॉपुलर हो चुकी है. और साथ ही साथ स्पेशली ऐसे लोग जो उस मीडियम में पढ़े हैं तो उनके लिए ये बोलना और समझना काफ़ी आसान होता है. और पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हैं. जैसे कि हमें हमारा ही एग्ज़ाम्पल ले लो कि हमारी मदर टंग गुजराती है तो हाँ, हम गुजराती बोलना जानते हैं. फिर कुछ है उसमें एजुकेटेड है तो गुजराती लिखना पढ़ना भी जानते हैं और कुछ सिर्फ बोलना जानते हैं. तो और अगर रही बात हिंदी की तो हम हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो हम हिंदी भी बोलना लिखना पढ़ना जानते हैं. और इंग्लिश इंटरनेशनल है और हम उसी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो वो भी हमारी मतलब वो हमें लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेज आती है. सो इससे भी ज़्यादा काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अलग अलग लैंग्वेज सीखने के शौक़ रखते हैं तो उन्हें ये सारी लैंग्वेज भी आती है. तो बेसिकली हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो? आप लोग कितनी लैंग्वेज जानते हैं? ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड रिलीजन. मैंने आपको अभी लैंग्वेज के बारे में बताया कि बेसिकली इंडिया में कितनी मेजर लैंग्वेज होती है और डायलेक्ट्स के थ्रू लैंग्वेज में भी काफ़ी वैरायटी है और हर एक लैंग्वेज का अपना लिटरेचर है. तो इस लिटरेचर की वजह से इंडियन लिटरेचर में भी काफ़ी वैरायटी है. अब देखते हैं रिलीजन. इंडिया में काफ़ी सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ है. मतलब काफ़ी सारे लोग जो टाइम बाय पास, जैसे टाइम जाता गया वैसे ही पूरे वर्ल्ड में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते गए और यहाँ पे सेटल होते गए. और इसी वजह से हर कोई अपने साथ अपना कल्चर, अपना रिलीजन भी लेके आया. सो बेसिकली इसी वजह से इंडिया के कल्चर में वैरायटी और काफ़ी सारे रिलीजन भी यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं. ज़्यादातर लोग यहाँ पे हिंदू हैं पर उसके साथ साथ अदर रिलीजन लाइक इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, ज़रोथस्ट्रियन, ये सारे रिलीजन फॉलो करने वाले लोग भी यहाँ पे रहते हैं. ईच रिलीजन हैज़ इट्स ओन फेस्टिवल, रिचुअल्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप. हर रिलीजन के अपने फेस्टिवल्स होते हैं, अपने रिचुअल्स, अपने रीत रिवाज होते हैं और अपनी वर्शिप की प्लेस होती है. अब देखने जाए तो मतलब इसी वजह से इंडिया को काफ़ी सारे फेस्टिवल्स इंडिया में मनाए जाते हैं. अब आप देखिए कि हिंदू है, इस्लाम यानी कि, और क्रिश्चियनिटी, और हाँ एक वर्ड है ज़रोथस्ट्रियन यानी कि पारसी, उनके भी अपने फेस्टिवल्स होते हैं. सो सम रिलीजियन कस्टम्स आर ऑब्जर्व बाय फॉलोअर्स ऑफ वेरियस रिलीजियस. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक रिलीजन है, सपोज़ हमारा है तो कुछ हमारे जो भी कस्टम्स है वो दूसरे रिलीजन वाले भी कई बार फॉलो करते हैं. ये हमारे इंडिया की खासियत है. जैसे कि हिंदू के फेस्टिवल है होली और दिवाली, पर वो काफ़ी सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हिंदू ही सिर्फ होली और दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. आजकल तो हिंदुओं के अलावा भी हर कोई इसे सेलिब्रेट करता है. एक बड़ा त्यौहार माना जाता है हमारे यहाँ. सो Hindu festivals Holi and Diwali are celebrated by many who are not Hindus. Similarly, people of religious seek blessing at dargahs. मतलब अब दरगाह ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ इस्लामिक लोग ही जाते हैं. कई बार हिंदू भी दरगाह में जाते हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए. सो बेसिकली ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ ये इनका है तो यही फॉलो करते हैं. हम भी उनके त्यौहार मनाते हैं जैसे क्रिसमस. Okay, so you might know that a Muslim goes to a mosque to offer prayers, while Hindu goes to a temple, a Christian to a church and a Sikh to a Gurudwara. यानी कि जो हिंदू है हम कहाँ जाते हैं प्रेयर करने के लिए? मंदिर में, करेक्ट, टेम्पल में. वैसे ही मुस्लिम जाते हैं मॉस्क यानी कि मस्जिद में, जो क्रिश्चियन है वो जाते हैं चर्च में और सिख है वो गुरुद्वार में जाते हैं. और ये मतलब हर किसी के अपनी अलग अलग प्लेस होती है फॉर द वर्शिप.
Okay, it is interesting to note that all these different places, namely the mosque, the temple, the church and the gurudwara have the same function. ये सिर्फ नाम अलग अलग है पर फंक्शन क्या है? It provide a place for a worship. हर किसी हर कोई अपनी पूजा करने के लिए, अपने भगवान को याद करने के लिए, उनको प्रे करने के लिए यहाँ पे जाते हैं. सिर्फ नाम अलग दिए गए हैं. वहाँ पे जाके सब अपने गॉड को, अपने लॉर्ड को याद करते हैं, उन्हें प्रे करते हैं, ये सब करते हैं. ओके, एंड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस डू द सेम थिंग, दैट इज प्रे. In these different places, we can thus say that diversity in religion is about doing things differently and not doing different things. मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सबकी एक्टिविटी सेम है पर उसकी करने के वे जो है वो अलग अलग है. बिल्कुल वैसे ही जो रिलीजन है उसमें डाइवर्सिटी है, मतलब करते सब एक ही है पर अलग अलग जगह पे जाके. सो अब देखते हैं वे ऑफ लाइफ. इंडिया में हर किसी के जीने के तरीके, द वे ऑफ लाइफ इज ऑल्सो डिफरेंट. सो लिविंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट ब्रिंग्स डाइवर्सिटी इनटू पीपल्स वे ऑफ लाइफ. अब मैंने आपको बताया था कि इंडिया काफ़ी जियोग्राफिकली देखें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है. सो जियोग्राफिकली बड़ा एरिया है तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग अलग है. तो इसी वजह से एनवायरनमेंट भी हर जगह अलग अलग होगा. तो हर किसी की लाइफस्टाइल जो है, वे ऑफ लाइफ है, वो भी अलग अलग होती है. Not only does it make people dress differently, but it also determines what they eat, what they do for a living and what customs they follow. और इसी वजह से सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनकी ड्रेस जो है उसमें चेंजेस आते हैं, पर हाँ वो अर्निंग के लिए क्या करते हैं, वो कौन से कस्टम्स फॉलो करते हैं, वो क्या खाते हैं, ये सब भी आसपास के एनवायरनमेंट को वजह से उनको मतलब इफ़ेक्ट करता है. सो अब सबसे पहले उसमें देखेंगे ड्रेस. जो पीपल है काफ़ी सारे मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के ड्रेसेस पहनते हैं. अगर कश्मीर में देखा जाए तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी कोल्ड रहता है, माउंटेन एरिया है. सो वहाँ के लोग एक लूज़ वुलन गारमेंट पहनते हैं, लूज़ रोप कॉल्ड, और उसे बोलते हैं पैरान, जो उन्हें क्या करता है वॉर्म, वुलन का मटेरियल है. तो ऑब्वियसली उनकी जो बॉडी है उनको वॉर्म रखने की कोशिश करता है इन दिस कोल्ड एनवायरनमेंट. सो इट कैरी अ कनगारी, वो कनगारी कैरी करता है जिसमें क्या होता है कि एक पॉट होता है जिसके अंदर चारकोल रखे जाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को वार्मनेस फील होती है. सो दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड. द लार्ज टर्बन्स वर्न बाय राजस्थानी जो पीपल होते, जो मैन होते, वो बड़ी पगड़ी पहनते हैं जो उन्हें डेजर्ट के जो हीट एरिया है उससे उन्हें बचाते हैं. और वो अपने डेजर्ट के मतलब बोरिंग से एनवायरनमेंट में काफ़ी कलरफुल क्लॉथ्स पहनते हैं, और जो बिल्कुल अपोजिट है उनकी ये डेजर्ट से. और देखिए तो जनरली साड़ी और धोती है वो काफ़ी इंडियन कम्युनिटी का ट्रेडिशनल ड्रेस माना जाता है. बट हर जगह पे अलग अलग तरीके से साड़ी पहनी जाती है. जैसे कि अगर गुजरात में देखें तो अलग तरीके से पहनी जाती है, बंगाल में अलग तरीके से पहनी जाती है, मराठीज़ अलग अलग तरीके से पहनते हैं. सो बेसिकली होती सारी है पर उसको पहनने के वेज कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं. अब देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जैसे मैंने आपको बताया कि जियोग्राफिकल एरिया अलग होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती है, वही डिफाइन करती है कि वहाँ के लोग किस तरीके से अपनी अर्निंग करेंगे. सपोज़ अब साउथ इंडिया देख ले तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहाँ पे बारिश होती रहती है, तो पानी उन्हें ज़्यादा मिलता है. तो ज़्यादा पानी की वजह से वहाँ पे राइस ज़्यादा ग्रो होता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे फार्मर्स हैं. तो वैसे ही जैसी इकोनॉमिक कंडीशन होती है वैसे कोस्टल एरिया में देखें तो जो भी कोस्टल एरिया के आसपास के एरिया होंगे तो उनका बिजनेस और अर्निंग का जो है वो क्या हो जाएगा, उनका फिशिंग का. Geographical and climatic conditions generally determine the economic activities of a region. In India, most regions have flat land and warm and rainy climate. Almost जो है region वो कैसे है, flat land है, warm और rainy climate है. So people in such regions are mainly engaged in growing crops. और ये सब farming के साथ related है. और डिफरेंट रीजन्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स. मैंने आपको बताया ना, जैसे साउथ इंडिया में क्या ग्रो होता है, राइस होता है, वैसे नॉर्थ इंडिया में वीट होता है. तो मेन फूड नॉर्थ इंडिया का वीट होता है और साउथ इंडिया का राइस होता है. सो बेसिकली उनकी फूड आइटम्स भी उनसे रिलेटेड भी होती है.
So thus, while Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha and West Bengal grow mainly rice, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ग्रो मेनली वीट। मैंने आपको अभी बताया ना कि नॉर्थ इंडिया जो है वो वीट ज़्यादा ग्रो करता है क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर वीट के लिए अच्छा है, और जो साउथ इंडिया है वहाँ का एटमॉस्फेयर राइस के लिए अच्छा है। सो केरला इज़ नॉटिस फॉर इट्स स्पाइस कल्टिवेशन, यानी कि केरला में ज़्यादातर स्पाइसेस ग्रो होते हैं। स्पाइसेस जो हम खाने में यूज़ करते हैं उसकी बात कर रही हूँ। इन कोस्टल स्टेट्स लाइक केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब जो है मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि वो फिशिंग के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फिशिंग बेस्ड होती है। सो और कोल्ड माउंटेन लाइक रीजन जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे क्रॉप ग्रो करना काफ़ी मुश्किल है, तो वहाँ के लोगों का ज़्यादातर एक्टिविटी जो क्या होती है, शीप, याक्स, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको रियर करते हैं, और उनसे उन्हें जो वुलन मिलता है उनकी मेन एक्टिविटी उनके बेस रहती है। सो एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन हैंडीक्राफ्ट्स, जो हम बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के रिलेटेड भी हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे कि कश्मीर की पश्मीना शॉल है वो काफ़ी फेमस है, त्रिपुरा की कैन बास्केट, और राजस्थान की ब्लू एंड वाइट पॉटरी, ये पूरे इंडिया में फेमस है। तो हर एक रीजन वाइज अलग अलग लोगों की एक्टिविटी होती है इकोनॉमिकली, और वो होती है क्लाइमेटिक और वहाँ की एनवायरनमेंट के बेस पे। अब देखते हैं फूड, मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे जैसी कंडीशन होगी क्रॉप भी वैसे ही ग्रो होगे, और जो अवेलेबल होगा तो उनका फूड भी उसी तरीके से होगा। तो कंडीशन अलग अलग है तो ऑब्वियस फूड भी अलग ही होगा। सो इंडिया हैव डाइवर्स फूड हैबिट्स in southern India, which has long coastline, coconuts and fish are more important part of diet। मैंने आपको ये इकोनॉमिक वाली एक्टिविटी से पहले ही बताया कि साउथ इंडिया जो है वो कोस्टल एरिया है, सो वहाँ पे फिश इजीली अवेलेबल है, और कोस्टल एरिया में कोकोनट भी अच्छे से ग्रो होते हैं। सो उनकी मेन जो फूड डिशेस होती है वो फिश और कोकोनट ज़्यादा पार्ट होती है उनके फूड का, is they are found in abundance there. Similarly, in that part of the country, food is cooked with a lot of spices। केरला में स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं तो उन लोग ज़्यादा स्पाइसेस भी यूज़ करते हैं। सो और as spices are grown there in cold places such as Kashmir and Darjeeling, people eat a lot of non-vegetarian food and milk products, especially in the winters। को जो बॉडी को वार्म रखने के लिए वो ज़्यादातर क्या खाते हैं नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे कोल्ड एरिया है वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन और मिल्क जैसे फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप कैसे कम ग्रो होते हैं। तो पीपल ऑफ राइस ग्रोइंग स्टेट्स आर जनरली राइस ईटर्स, और ऐसे लोग जहाँ पे ज़्यादा राइस ग्रो होते हैं वो राइस ज़्यादा खाते हैं, और इसीलिए साउथ इंडिया में राइस की जो भी डिशेज़ है वो ज़्यादा बनती है। और वाइल दोज हु वीट ग्रोइंग स्टेट्स आर वीट ईटर्स, और उनका मेन फूड जहाँ पे वीट ज़्यादा ग्रो होता है उनका मेन फूड होता है वीट। अब देखते हैं फेस्टिवल और डांस। हर एक रिलीजन के अलग फेस्टिवल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हर एक रीजन के भी अलग अलग फेस्टिवल होते हैं। जैसे कि अब हम महाराष्ट्र का देखें तो वहाँ पे गणेश चतुर्थी काफ़ी ग्रैंड सेलिब्रेट होती है। गुजरात में देखें तो नवरात्रि, और राजस्थान में देखें तो गणगौर और तीज काफ़ी बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट होती है। सो एवरी रीजन हैज़ इट्स इन डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट history। So the environment and history of the region influence the culture of its people। This is often reflected in festival customs and dance, और ये उनके फेस्टिवल कस्टम्स और डांस में भी अफेक्ट करता है। अब केरला का देखें तो उनकी स्नेक बोट रेस होती है, आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, और कई मूवीज़ में भी ये दिखाई जाती है कि इस तरीके की स्नेक बोट रेस होती है, जो ये बताती है कि वहाँ के लोगों का पानी के साथ कितना बॉन्ड है। अब लद्दाख में देखें तो याक, मैंने आपको बताया कि वो लोग याक और शिप जैसे जो एनिमल होते हैं उनको रियर करते हैं, तो वहाँ पे याक डांस होता है, और ये सारे उनकी मतलब डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, वो भी उनकी जो रिलीजन है, रीजन के कस्टम है उस पर इफ़ेक्ट करता है। हर जगह पे पूरे इंडिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी काफ़ी मनाए जाते हैं, जैसे पंजाब में बैसाखी है, और केरला में ओनम,
आसाम में बिहू और मकर संक्रांति बिहार में, उत्तर प्रदेश में ये सारे जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि ऐसे फेस्टिवल जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो उसको बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो इंडिया में अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग नाम दिए गए हैं और उनके अपने इम्पोर्टेंस होते हैं। और रही बात डांस की, तो हर एक रीजन का अपना फोक डांस होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे गुजरात का हम नवरात्रि में गरबा करते हैं, महाराष्ट्र का लावनी है, केरला में, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, केरला का कथकली है, उत्तर प्रदेश का कथक है, ये सारे उनके फोक डांस है। So India also has various dance forms belonging to different part of the country. For example, Bharatnatyam belongs to Tamil Nadu, Odissi to Odisha, Kathakali to Kerala, Bhangra to Punjab, Garba to Gujarat and Chahu to Jharkhand. सो व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ्स, मतलब ये आपको फिगर दिखाई गई है भरतनाट्यम का एक मुद्रा जिसे बोलते हैं वो है, और इसी तरीके के ड्रेस पहने जाते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ जो मेकअप होता है वो भी किया जाता है। तो अब देखते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है और क्या ऐड करती है। सो अब सोचिए कि हमारी लाइफ अगर एक ही कलर हो लाइफ में तो कितनी बोरिंग होगी, करेक्ट। सो इसी बिल्कुल एक ही टाइप के, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर एक टाइप का फूड हो, रोज़ रोज़ एक ही टाइप का फूड खाने को मिले तो इट इज़ क्वाइट बोरिंग, राइट। सो डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। और बिल्कुल वैसे ही इंडिया में भी ये डाइवर्सिटी काफ़ी मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐड करती है इंडिया की एक, और इसी वजह से इंडिया में काफ़ी कल्चर की वेराइटी है और जिसको आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि या वी हैज़ अ टू मच डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो और कई बार आप देखते भी होंगे कि रिपब्लिक डे में एक परेड की जाती है। इस परेड में भी अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोग अपना अपना कस्टम्स दिखाते हैं और वो भी इंटरेस्टिंगली हमें देखने में भी काफ़ी मज़ा आता है। और ये सब जो है उसका रीज़न है कि इंडिया में काफ़ी सारे लोग अलग अलग टाइम पे यहाँ पे आते गए और सेटल होते गए, और फॉरेन इन्वेंसर भी यहाँ पे आए तो उनका भी इन्फ्लुएंस इंडियन कल्चर पे पड़ा, तो इसी वजह से यहाँ के कल्चर में वैरायटी दिखाई दी। और ये सब होने के बावजूद जब इंडिया का ब्रिटिश के सामने स्ट्रगल चल रहा था तो हर एक रीजन के, रिलीजन के और हर सब कोई कास्ट सब कुछ बुला के एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए लड़ रहे थे। सो बेसिकली ये डाइवर्सिटी है वो इंडिया को एक ब्यूटीफुल नेशन बनाती है। सो लेट्स सी दिस हाउ इट मेक इट। इंडिया इज़ फुल ऑफ रीजनल वेरिएशन इन फूड, ड्रेस, कस्टम and religion. This diversity make India a truly amazing place to live in. काफ़ी amazing place बनाती है यहाँ पे रहने के लिए क्योंकि हमें वैरायटी मिलती है। It is even more amazing that in spite of all our differences, we Indians have same strong similarities. इतनी diversity, इतने differences के बावजूद भी काफ़ी सारी similarities है which make us recognizable as Indians, और इसी वजह से हमें Indians के through recognition मिलती है। We are also bound by common historical experience, और काफ़ी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी कॉमन है जैसे कि गिव्स अस फीलिंग और वननेस, एकता की फीलिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इंडियंस ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड कास्ट फॉट टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए हम अपना रिलीजन, रीजन, कास्ट सब कुछ भूल के एक हो गए थे। डू remember which the Republic Day parade on 26 January every year, which is favorite part? It must be the part where the tablets of various states pass by. It truly makes us feel proud to be Indians. ये जो आपको नीचे दिखाया गया है वो है रिपब्लिक डे की परेड। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन। अब तो आप अब जान चुके होंगे कि डाइवर्सिटी बेसिकली होती क्या है, और डाइवर्सिटी के बावजूद भी हमें वननेस की फीलिंग आती है। तो आज हमने इंडिया में डाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में देखा, मतलब फूड, कल्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, डांस, फेस्टिवल्स, और ये डाइवर्सिटी हमें क्या ऐड करती है मैंने आपको आज ये बताया। तो आपको होप मेरी आवाज़ अब तक क्लियर आ रही थी। तो इफ़ यू हैव क्वेरी देन जस्ट रेज योर हैंड, आई एम गोइंग टू अनम्यूट ओनली दैट पर्सन हु हैज़ अ क्वेरी। एनी क्वेरी, जस्ट रेज योर हैंड।
No one has any query? Okay, tell me. Yes? 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 बोलो. मैम Yes? हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है Yes? और और जो समर में केरला में क्यों कोकोनट समर में भी ग्रो हो सकते हैं? क्योंकि वो कोस्टल एरिया पे है और कोकोनट कोस्टल एरिया पे ग्रो होता है, उसको जो चीज़ चाहिए वो वहाँ पे मिल जाती है. और कोस्टल एरिया है वो समंदर के पास होता है, समंदर समर में सूख नहीं जाता इसलिए. लैंग्वेज है हाँ. वो